हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक काफ़ी कॉमन चैप्टर, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर होता है। एंड उससे हम बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की बेसिक सीख जाते हैं, जो हमारे हर चैप्टर्स में काम आती है। उस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, यस, रासायनिक साम्य। इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसको डेली एक सीरीज़ में हम लोग धीमे धीमे इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें से नीट एंड जेईई दोनों ही एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, और जिस तरीके से मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ उससे आप डेफिनेटली श्योर रहिए कि जिस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे तो नीट जेईई का शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप सॉल्व ना कर सके। बट जिद आपकी होनी चाहिए कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको अपने अंदर लेने हैं। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स केमिकल मीन्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम बनाना, बैलेंस बनाना, केमिस्ट्री की रिएक्शन के अंदर एक बैलेंस बनाना, जैसे कि N2 + 3H2 से रिवर्सिबल 2NH3 बन रहा है हमारा, है ना। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम को पहले प्रैक्टिकली समझेंगे, जिससे कि हम उसको केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकें। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और अमोनिया बनाता है। लेकिन अमोनिया जैसे जैसे बनता जाता है, रिवर्स चलता है, अमोनिया वापस ब्रेक भी होता जाता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है। जब ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में एक साथ चल सके, उसे ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ऐसी जितनी भी रिएक्शन से दोनों डायरेक्शन में एक साथ चल सकती है, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ऐसी दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अगर वो आयनिक में होती है तो उनको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा बेसिक टॉपिक है। जबकि एक और टॉपिक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम का आयंस वाले पार्ट का टॉपिक है। ओके, इक्विलिब्रियम को समझने के लिए एक आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक बॉटल होगी, जो थर्मस वाली बॉटल होती है, उसमें आपने गर्म पानी भरा। गर्म पानी भरने के बाद क्या होता है, ढक्कन लगा दिया आपने। जब आप उसको अपने ऑफिस ले जाते हैं या कोचिंग ले जाते हैं, उसके बाद आप उसको खोलते हैं तो आप देखते हैं उसमें से पानी एकदम से निकलता है, ढक्कन के पास पानी आ जाता है। मतलब कि जबकि आपने जो पानी उसमें भरा था, वो पानी कहाँ भरा था? आपने तो बॉटल में भरा था। लेकिन जब आप कोचिंग में जाते हैं तो खोलते हैं तो पानी थोड़ा सा फैल जाता है। मीन्स ऐसा क्या हुआ? दैट इज़ ऑल्सो अ इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या हुआ है उसमें कि जब गर्म बॉटल था, ये बॉटल है आपकी और ये इसका ढक्कन है, तो इसमें जो गर्म वाटर आपने भरा था, ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई होने के कारण धीमे धीमे वेपोराइज हो रहा है और वेपोराइज होकर ऊपर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। गैसियस फॉर्म में वेपोराइज हो रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो यहाँ पे कंडेंस हो रहा है। कंडेंस होकर अपने वेट के कारण इसकी बूंदें, ड्रॉप्स बन बन के टपकती है। मीन्स आप क्या समझ रहे हैं? एक स्पीड जिसमें वेपोराइजेशन हो रहा है, एक स्पीड जिसमें कंडेंसेशन हो रहा है। यस, रिएक्शन। यहाँ नीचे H2O लिक्विड है, ऊपर H2O सॉलिड है, ऊपर H2O गैस है ना। H2O लिक्विड ऊपर जाता है गैसेस फॉर्म में और वापस लिक्विड में कन्वर्ट होकर टपकता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम बना है, गैस H2O की बन रही है और वापस नीचे गिर के लिक्विड में मिल रही है। तो ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। मीन्स वो जो आपका ढक्कन होता है, उस ढक्कन में पूरा पानी कभी ऊपर नहीं आता, जबकि पूरे पानी में प्रोसेस चलती रहती है। क्योंकि पूरे पानी में प्रोसेस चलती है, पानी ऊपर आता है, वापस नीचे आता है, तो एक साथ बहुत ज़्यादा हमको नहीं मिलता। ऐसे ही केमिस्ट्री में ये भी एक इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही केमिस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम है केमिकल्स का होता है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम केमिकल्स को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, बट अमोनिया भी वापस उसी स्पीड से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बना रहा है। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग बहुत सारी कॉमन चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाते टाइम मेरा एक कंसर्न हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा कि हम लोग बेसिक चीज़ों को ज़रूर कवर करें, जो कि हमारे दूसरे टॉपिक्स में काम आएंगी और फिजिकल केमिस्ट्री और बाकी केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर रिएक्शंस कौन कौन से टाइप की होती है, और उनका क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, पहले हेडिंग आप डाल सकते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, क्योंकि ये चीज़ें यूज होंगी हमारी।
तो इसमें फर्स्ट डालूंगा मैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो दो टाइप की होती है, एक होती है होमोजीनस, एक रिएक्शन होती है होमोजीनस जिसको हिंदी में समांगी कहते हैं, जबकि एक होती है हमारी हेट्रोजीनस जिसको हिंदी में विषमांगी कहते हैं। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस दो टाइप की रिएक्शन होते हैं। होमोजीनस रिएक्शन कई बार ये वर्ड यूज होगा और होता आया भी होगा। होमोजीनस रिएक्शन मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स H2 प्लस N2 प्लस 3H2 से बन रहा है हमारा 2NH3। रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं ये भी बीच बीच में आएगा, तो हम देखेंगे। वैसे आपने दूसरे टॉपिक्स में देखा होगा। इसमें क्या हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें गैसियस स्टेट में है। जब सारी की सारी गैसियस स्टेट्स में है तो ये रिएक्शन होमोजीनस हुई। जैसे मैं एक और रिएक्शन आपको दिखाऊं, जैसे जिंक प्लस CO2 से बनता है ZNO प्लस CO। अब जिंक क्या होता है, सॉलिड होता है, CO2 गैस होता है, ZNO भी सॉलिड होता है, CO2 गैस होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई सॉलिड है कोई गैस है, मीन्स सारे के सारे ना तो सॉलिड है ना तो सारे सारे लिक्विड है ना ही सारे सारे गैस है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, हेट्रोजिनस का, जबकि ये किसका हुआ, होमोजिनस का। होमोजिनस हेट्रोजिनस आइडेंटिफाई करना आपको बार बार आना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस होंगे उसमें वो जो इमेजिनरी रिएक्शन बनाएगा उसमें इन वर्ड्स को वो यूज़ कर सकता है। ओके, इसलिए मैंने ये बात आपको ज़रूरी बताना समझा। दूसरा बेसिस हमारा हो सकता है बी, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन सी और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। पहला आ जाता है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन एंड अनदर इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। यस, एक साइड रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी साइड इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय आप सब लोग इसका बेसिक पहले से जानते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में चल सकती है, बोथ डायरेक्शन, ठीक है ना। जबकि ये वाली क्या होती है, ओनली यूनिडायरेक्शनल, है ना। इनमें क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब आगे की साइड चलने वाली फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों टाइप की हो सकती है, जबकि यहाँ ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, फिर से जैसे अपन कर लेते हैं। चलिए ये वाला अपन ने लिख लिया है, दूसरा लिख लेते हैं। H2 प्लस I2 से बनता है 2HI। ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है और ये, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे H2 और I2 से HI बन रहा है कंटिन्यू, और HI से वापस H2 और I2 बन रहा है। तो यहाँ पे अपन सॉलिड लिक्विड गैस से कुछ नहीं करना, लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि ये रिएक्शन दोनों साइड में चल रही है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जबकि इस साइड में बात करूँ आपसे, जैसे कोई सी भी रिएक्शन ले, जैसे AgNO3 प्लस NaCl, ये रिएक्शन मैंने ले ली, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है। AgNO3 NaCl से रिएक्शन कर सकता है, और AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में आप सोचें कि वापस से ये रिएक्शन इस साइड चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये ओनली सिंगल साइड चलती है, इसलिए ये क्या है हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन ये हमने एग्जांपल के तौर पे देखा है इनको। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती है ना, ये कंप्लीट इन क्लोज पॉट, ये एक बंद पात्र में, क्लोज्ड पॉट में कंप्लीट होती है, बंद पात्र में कंप्लीट होती है, जबकि ये जनरली इन ओपन पॉट, समझे ना। इनके लिए याद रखना है क्लोज्ड पॉट में होती है। जैसे कि अभी अपन देख रहे थे,
हम देख रहे थे थर्मस वाला एग्जाम्पल, तो थर्मस वाला एग्जाम्पल क्लोज्ड पॉट में ही तो कंप्लीट हो रहा है, वेपोराइज बन के वो ऊपर जा रहा है। अब खुला होता तो फिर वो लिक्विड बनता ही नहीं ना, ठीक है ना। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, क्लियर है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हो सकती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में, बट हमारे पास इनके बेसिक्स होने चाहिए, इसलिए हम ये सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद हम बात करें कि जो हमारा इक्विलिब्रियम टॉपिक है वो किनके लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो इक्विलिब्रियम किन में मिलेगा आपको, इनमें मिलेगा। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, साम्यावस्था इनमें मिलेगी, जबकि इनमें नो इक्विलिब्रियम। क्लियर है, इसको नोट कीजिए फटाफट से, इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। आप लोग नोट करने के लिए, जैसे मैंने बोला नोट तो आप स्टार्ट कर दिया और पॉज कर लिया कीजिए, कुछ सेकंड पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आप आगे पढ़िएगा। चलिए अब हम देखेंगे रिएक्शंस के और कौन कौन से टाइप होते हैं, जिससे छोटा सा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए और हम केमिकल इक्विलिब्रियम के फंडामेंटल पार्ट्स पर आगे मूव कर सकें। चलिए फटाफट से देखते हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए। थर्ड टाइप की रिएक्शन में रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेस पर देखेंगे। अब हम स्पीड के बेस पर देखेंगे रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे फास्ट रिएक्शन, पहला देखेंगे फास्ट रिएक्शन एंड अनदर इज स्लो रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन में हम बात करें तो फास्ट रिएक्शन जो होती है ना, याद रखेंगे आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस जो होती है ना ये फास्ट होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे HCl प्लस NaOH, एसिड प्लस बेस के बीच में हो रही है, तो ये NaCl प्लस H2O बन जाएगा। एसिड प्लस बेस आपस में मिलता है तो सॉल्ट बनता है। ऐसी रिएक्शन बहुत तेज हो जाती हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं जनरली, ठीक है ना। जबकि इस साइड हम बात करें तो इस साइड हम कोई सी भी नॉर्मल सी रिएक्शन ले सकते हैं, कोई सी भी नॉर्मल सी रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे कि अभी अपने देखा था H2 प्लस I2, भले ही रिवर्सिबल हो, है ना, 2HI, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये स्लो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। इनकी ROR कांट फाइंड, हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये मिली सेकेंड्स में कंप्लीट होती है, जबकि इनकी ROR रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड, अभी अपन इसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शंस कैन बी फाइंड, कैसे करते हैं तो हम वो सीखेंगे। ओके, इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग, ठीक है ना। तो अपन देखना ये आयनिक रिएक्शंस होती हैं, एसिड प्लस बेस में होती हैं, इनके ROR को फाइंड नहीं कर सकते। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, मॉलिक्यूलर लिख देते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूलर रिएक्शन या आणविक का अभिक्रियाएं होती है, ठीक है ना। इनको अपन इसमें फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन का एक और वैरायटी कि और किस बेस पर हम रिएक्शन को देख सकते हैं। तो हमारी रिएक्शन की बिल्कुल लास्ट वैरायटी है, वो हमारी रिएक्शन की लास्ट वैरायटी, तीन वैरायटी तो हम देख चुके हैं। पहला हमने देखा था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बेस पर, फिर हमने देखा था फर्स्ट टाइम पे होमोजेनस हेट्रोजेनस के बेस पर, और फिर अभी देखा स्पीड के बेस पर। अब एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी चेंज के बेस पर, एनर्जी चेंज के बेस पर। तो आप सब जानते हैं एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक, ये सब चीज़ें बहुत यूज आएंगी हमारे, और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक को हिंदी में ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, जबकि एंडोथर्मिक को हिंदी में ऊष्मा शोषी बोलते हैं। चलिए तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात करें, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, इसमें क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे कि इसमें रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी निकलती है मतलब कि x किलो कैलोरी, यस निकलती है इसमें। ओके, जबकि इधर बात करें यहाँ एनर्जी लगती है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें
रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ती है, रिएक्टेंट को एनर्जी, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको आपको समझाने के लिए, प्लस x किलो कैलोरी, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है जबकि वहाँ पे एनर्जी मिल रही है। समझ रहे हैं ना? इस एनर्जी को हम डेल्टा क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे जो एनर्जी यही क्यू है, यहाँ इसको अगर ये इस साइड है, एरो के ऊपर जब कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको इस साइड माना जाता है, मतलब रिएक्टेंट साइड में। अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को देखने का एक और हमारा क्राइटेरिया होता है डेल्टा एच, यस एंथैल्पी, डेल्टा एच एक और क्राइटेरिया होता है एंथैल्पी। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो डेल्टा एच अगर इसका निकालेंगे, अगर यहाँ पे x किलो कैलोरी निकल रही है तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव होगा। तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ये ज़रूर आपको याद रखना है, ज़रूर याद रखना। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मैं इसी टॉपिक में आपको ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल आपसे बोलूँगा कि आप इसको एक बार अभी याद रख लीजिए कि डेल्टा एच एक्सोथर्मिक का नेगेटिव एंड एंडोथर्मिक का पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये तो हमारे 4 टाइप की रिएक्शंस हो गई। अब मैं आपको इसके आगे दिखाऊंगा कि हमें इसकी ROR कैसे निकालनी है, जिससे कि हमारा इस टॉपिक का बेसिक फंडा क्लियर हो सके। ROR को निकालने के बाद इसमें फिर क्या देखते हैं, ROR को निकालने का सीखते हैं। उसके बाद हम सेपरेट रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डी अपीयरेंस देखते हैं। उसके बाद फिर इसमें आता है एक्टिव मास कैसे निकाला जाता है, एक्टिव मास देखेंगे। फिर केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, फिर केपी केसी केएक्स उसके फॉर्म्स होते हैं, प्रेशर की फॉर्म में, कंसंट्रेशन की फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, इनके रिलेशंस होते हैं। फिर ली चैटलियर्स लॉ होता है, फिर इक्विलिब्रियम के कुछ अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो आपको ये पूरी सीरीज़ बहुत सिंसियरिटी के साथ अटेंड करनी है। जो स्टूडेंट्स कोई भी क्लास को 10 मिनट देखते हैं, 5 मिनट देखते हैं, उनके लिए ये वीडियो सीरीज़ नहीं है बेटा। जिन लोगों के अंदर धैर्य है, उनको रियलिटी में पढ़ना है, ये वीडियो सीरीज़ उनके लिए कि आराम से बैठे हैं, मोबाइल को फुल स्क्रीन पर करें, देखें। आपको जल्दी, कुछ बच्चे होते हैं जिनको 5 मिनट में टॉपिक कंप्लीट करना, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। 5 मिनट भी मत देखो तो आराम से देखो, पूरा उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, क्या क्या कहा है। कई चीज़ें बोर्ड पे नहीं लिखी जाती, बोली जाती है, उनको आपने लिखा क्या, मेरे पूरे पढ़ाने के बाद क्या आपने उसको घर पे वापस पढ़ा क्या, आपने जो नोट्स बनाया क्या आपने उसको वापस पढ़ा क्या, फिर उसके बाद क्या आपने उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश की। वो क्वेश्चंस आपके पास अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट है तो वहाँ से लगा सकते हैं, या फिर मैं जो नीट मेंटोर ऐप पर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट डाल रहा हूँ वहाँ से लगा सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर ये सारे काम हम नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने का कोई सेंस नहीं है बेटा। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का अगला पार्ट, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिससे कि हमारा इस टॉपिक का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा एंड हम बेसिक के बाद इसके अच्छे लेवल को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए बेसिक की बात करें, अगर कुछ चीज़ें मैं आपसे ऐसा बोल देता हूँ कि इसको आप अभी याद रख लो, तो वो अभी आप याद रख लो। अगर मैं कह रहा हूँ तो आप अभी रख लो, हर चीज़ आएगी और डिटेल में आएगी, बट मेरी प्लानिंग के साथ में आएगी। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो किसी भी रिएक्शन की समझो, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, इसको बोलते हैं अभिक्रिया की दर, समझे ना। तो किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के बनने की रेट, या यहाँ पे मीजर कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन से, समझे ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर सेकेंड या पर मिनट अगर वो बोले, या फिर बोल सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर सेकेंड या पर मिनट, जो भी वो क्वेश्चन में दे, यूनिट टाइम में हमें देखना है। मीन्स जैसे कि एक रिएक्शन है हमारे पास, A + 2B से बन रहा है, मान लिया 2C ही बन रहा है, मान लिया है ना।
तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कैसे निकालना है? तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR निकालना है मुझे। तो देखो D रिएक्टेंट अपॉन dt, यहाँ पे जो बड़ा ब्रैकेट आपको बता रहा है, बड़ा ब्रैकेट आपको यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, उसको बता रहा है। कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में यहाँ पर आपको मोलरिटी को पुट करना है, मोलरिटी की फॉर्म में आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और उसको यहाँ पर आपको रखना है। कैसे निकालनी है मैं अभी आपको एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसमें ये पूरी बात बताऊंगा, बट फिलहाल इतना याद रखते हैं dA अपॉन dt, ठीक है ना। लेकिन ये रिएक्टेंट से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो ये ROR है। कोई बोले सर मुझे A से नहीं निकालना है, B से निकालनी है, तो ROR को हम B से भी निकाल सकते हैं, dB अपॉन dt। लेकिन हम जानते हैं कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट खर्च होता है, घटता है, तो इसका आंसर डिक्रीज में आएगा, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। दूसरे हम देख रहे हैं सर यहाँ पे स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर, मतलब रिएक्शन में यहाँ 2 लिखा हुआ है, जब इस तरीके के नंबर लिखे होते हैं तो उनको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो हम B से अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं। C से निकालने की बात कर रहे हैं तो C के लिए DC अपॉन dt, लेकिन C हमारा प्रोडक्ट है, C हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर है, यस यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम वो फैक्टर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये तीनों ही फॉर्मूले रेट ऑफ रिएक्शन के हैं इस रिएक्शन के लिए, ये तीनों ही फॉर्मूले रेट ऑफ रिएक्शन के हैं इस रिएक्शन के लिए, समझे ना। तो रेट ऑफ, मैं इस पर क्वेश्चन भी आपको दूंगा, आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के बाद अगली चीज़ हमारी आती है ROD ऑफ ए के अपीयर होने की रेट क्या है, ए के अपीयर होने की रेट क्या है, मतलब ए के अपीयर नहीं सॉरी डी अपीयर, ROD रेट ऑफ डी अपीयरेंस ऑफ ए मीन्स ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर। इसमें हम अगर बात करें तो देखते हैं उसका फॉर्मूला हो जाएगा DA अपॉन dt, सिंपली DA अपॉन dt, क्लियर है। वो बोले ROD ऑफ B, तो उसके लिए क्या हो जाएगा dB अपॉन dt, है ना। D अपीयर हो रहा है तो आंसर माइनस में आना है हमारा। खास बात ये है कि यहाँ पर स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर्स नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डी अपीयर होने की रेट पूछ रहा है, जबकि स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर हमारा इन दोनों से रिलेशन बताता है। जैसे कि अगर हमारा 1 मोल खर्च होता है तो उतने ही टाइम में B के 2 मोल खर्च होंगे। तो ये जो नंबर है A और B के कंपैरेटिव वैल्यू के लिए होते हैं, ये जो नंबर है A और B के कंपैरेटिव वैल्यू के लिए होते हैं। लेकिन आज वो पूछ रहा है ROD ऑफ B, रेट ऑफ डी अपीयरेंस ऑफ B के डी अपीयर होने की रेट क्या है। तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, ओके। अब बोले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C हमारा बन रहा है, तो C के निर्माण की दर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तो C के निर्माण की दर अगर हम बात करें तो DC अपॉन dt, C के निर्माण की दर। यहाँ पे ना माइनस लगाना है और यहाँ पे 2B हमको नहीं लगाना है। 2 क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि वो सिर्फ C की बात पूछ रहा है, क्लियर है। तो ऐसा हम बहुत इजी तरीके से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इस पूरे की पूरी चीज़ को आप बहुत अच्छे से पहले वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको नोट कीजिए अच्छे से। ये वो कॉन्सेप्ट है जो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, बट एक बार आपको माइंड में बिठाना है। नोट करना आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे रिएक्शन थी A+2B रिवर्सिबल, या रिवर्सिबल हो या ना हो, दो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, A से निकालना है तो DA अपॉन dt माइनस लगाएंगे, B से निकालना है तो DB अपॉन dt, बट 2 है तो उसको अपॉन में लेंगे। C से निकालना है तो DC अपॉन dt, 2 है तो उसको अपॉन, पर यहाँ पे माइनस नहीं प्लस लगाएंगे। एक तो ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका था, एक क्या था ROD ऑफ A, रेट ऑफ डी अपीयरेंस ऑफ A, ROD ऑफ A। तो A के डी अपीयर होने की रेट क्या है, तो माइनस DA अपॉन dt। B के डी अपीयर होने की रेट क्या है, माइनस DB अपॉन dt। क्या सीखे, हम सीखे कि जब सेल्फ खुद की डी अपीयर रेट की रेट पूछ रहा है तो हमें इन स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर्स को यूज़ नहीं करना है। C के लिए D नहीं बोलेंगे, ROD नहीं ROA,
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो डी सी अपॉन डी टी। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से अच्छे से नोट कीजिए। इस तरीके से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आज की क्लास का एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग मुझे आज ही कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास क्या होगी, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे कि ले लेते हैं हम 2SO2 + O2 से बन रहा है SO3। रिएक्शन में मैंने आपसे बोला कि हम इस टॉपिक में बेसिक्स भी सीखेंगे, तो बेसिक्स सीखने की बात है रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले मेन कीवर्ड को देखा जाता है। मेन एलिमेंट कौन सा? सल्फर है। सल्फर इधर एक है, इधर भी एक है, ठीक है, बराबर है। मतलब आजू की सारी चीज़ें इज इक्वल बाजू की सारी चीज़। हमारे आजू और बाजू सारे के सारे एटम्स इक्वल होना चाहिए। तो इधर सल्फर एक है, इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो इधर ऑक्सीजन कितनी है? 3। यस, यहाँ पे दिक्कत है, तो यहाँ पर दिक्कत है, तो यहाँ पे भी 3 कर देता हूँ। यहाँ पे 3 करने के लिए 2 मिटा देता हूँ। नहीं, ये पावर हमें नहीं है। हम किसी भी मॉलिक्यूल के यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकते, ये बात याद रखना है। हम जो छेड़खानी कर सकते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। इसको अगर मुझे 1 चाहिए, 2 थे, तो 2 के आगे मैं हाफ का मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 1 मोल को हाफ मोल ले लूँगा। ओके, तो अब ये 1 हो गई। अब ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन में वो बोल रहा है, इस रिएक्शन में बोल रहा है, क्वेश्चन है कि ROD, रेट ऑफ डी अपीयरेंस ऑफ SO2 इज 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। देन फाइंड ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सेकंड है ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। ये 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी एंड ROA ऑफ SO3, इनके अपीयरेंस की SO3 गैस की अपीयरेंस की रेट क्या होगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन वो आपसे होमवर्क में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अभी के अभी कमेंट में दीजिएगा। ये पूरी की पूरी सीरीज़, जिस दिन हमारी लाइव क्लास नहीं रहेगी उस दिन ये वाली क्लासेस हमारी चलेंगी। ये आपको डेली एक फिक्स टाइम पर आ जाया करेगी। इसके नोट्स जरूर बनाना है और बहुत सिंसियरिटी के साथ इस टॉपिक को अटेंड करना है। इस टॉपिक के साथ मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ साथ मोल कॉन्सेप्ट और दूसरे केमिकल काइनेटिक्स, इनके छोटे छोटे कई कॉन्सेप्ट मैं इसी में डाल दूंगा, जिससे कि हमारा ये टॉपिक थोड़ा और अच्छा हो सके और हम अच्छी स्ट्रेंथ के साथ इसको कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू।